हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। अ प्लैनेट इन क्राइसिस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे पशु पक्षी अपनी जान खो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज बनते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है इस आर्टिकल में आपसे डिस्कस किया जाएगा। एक क्विज आपके सामने रख रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चंस हैं। भारी भरकम सा क्विज है आज का। जो भी इस क्लास में सीखोगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, 2 दिनों के बाद आज की क्लास हो रही है। इसका रीज़न है मेरा बहुत सारा ट्रैवल करना। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और सरकारी कामकाज की वजह से मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी में कई बार जाना पड़ता है ऑडिट पर्पजेज से। इस वजह से अपना सेशन हो जाता है मिस, है ना। तो अब कोशिश करेंगे कल से आपको क्लास टाइम पे मिले। होपफुली आप इतना सा फ्लेक्सिबिलिटी मुझे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ प्लैनेट इन क्राइसिस। देखिए, प्लैनेट का मतलब है ग्रह और बात हो रही है यहाँ पे धरती की यानी कि अर्थ की। और क्राइसिस का मतलब होता है तूफान, आपत्ति या विपत्ति। कह रहा है एक प्लैनेट है जो क्राइसिस में फंसा है। धरती एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे पशु पक्षी जानवर और पौधे अपनी जान गंवाते जा रहे हैं क्लाइमेट जो है चेंज की वजह से। बात हो रही है यहाँ पे ऑन टेंजिबल आउटकम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। अब देखो भारी भारी वर्ड्स है ना, डरना नहीं है इनसे। कह रहे हैं बात कर रहे हैं हम टेंजिबल आउटकम्स की। आउटकम क्या होता है जी? आउटकम होता है रिजल्ट, नतीजा। और टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल वो चीज़ है जिसे टच या फील किया जा सके, जो सच में सही जैसा हो, है ना, रियल हो, हवा हवाई ना हो। कह रहा है बात हो रही है ऐसे नतीजों की जो हवा हवाई नहीं है, जो टेंजिबल हैं, जो मजबूत हैं, फील किए जा सकते हैं। और किससे? इस कन्वेंशन से, इस कॉन्फ्रेंस से एक नई जो स्ट्रक्चर बनाई जा रही है रूल्स की, उससे जो बनेगी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एनिमल और प्लांट लाइफ के ऊपर। तो पूरी दुनिया के अमीर और गरीब देश मिल करके एक कन्वेंशन बना रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें बात यह की जाएगी कि कैसे पशु पक्षियों और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो हमारा ये इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ आउटकम ऐसा निकले जो टेंजिबल हो, जिसको फील कर सकें, जो सच में रियल हो। बात आ गई समझ में? अब ये बायोलॉजिकल डिवर्सिटी आप देख लो होता क्या है। बहुत ही आसान सा वर्ड है, इसको अपने ब्रेक कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजी से यानी लाइफ से रिलेटेड हो, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी यानी कि विविधता। अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं जोड़ दूं तो एक सिंपल सा वर्ड बनता है बायोडाइवर्सिटी। आ रही है बात समझ में? मान लीजिए एक एरिया में 100 जानवर रहते हैं अलग अलग तरह के, 20 कीड़े मकोड़े रहते हैं, 50 पौधों की प्रजातियां हैं और 10 पक्षी हैं। तो ये इसकी बायोडाइवर्सिटी है ना। किसी एरिया में रहने वाले सभी पौधे पशु पक्षियों के ग्रुप को बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी। तो ये वर्ड आप बार बार आर्टिकल में देखेंगे, इसी का कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म है। अब एक वन वर्ड भी आपको करवा रहा हूँ, यहीं पे काम आने वाला है, फ्लोरा एंड फोना। इस वन वर्ड का मतलब होता है, या इस ईडियम बोल दो, फ्रेज बोल दो, किसी एरिया में रहने वाले सभी पशु पक्षी और पौधों का समूह। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को फैंसी भाषा में फ्लोरा एंड फोना नाम के ईडियम या फ्रेज से बताते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। आज वोकैब बहुत हैवी है, ग्रामर भी अच्छी आई है आर्टिकल में। आगे कह रहा है जी टेंजिबल आउटकम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन आर अ लॉन्ग टाइम अवे। कह रहा है जी ऐसे आउटकम्स, ऐसे नतीजे जो हैं टेंजिबल, जो हों सच, जो हों हवा हवाई बिल्कुल भी ना। कह रहा है ऐसे जो आउटकम है ना इस कन्वेंशन से, इस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें कुछ रूल बनेंगे बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, कह रहा है ये आउटकम्स अभी भी अ लॉन्ग टाइम अवे हैं। अभी भी इनकी दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी इनमें बहुत वक्त लगने वाला है। लॉन्ग टाइम अवे है मतलब काफ़ी वक्त बाद ये आउटकम्स आने वाले हैं सामने। बात आ गई समझ में? सिंपल सेंटेंस है। आउटकम्स आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, एक्टिव में लिखा हुआ है। टेंजिबल आप जानते हैं, ऐसी चीज़ जो छुई जा सके या जिसको महसूस किया जा सके। कन्वेंशन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, रूल्स के, स्टैंडर्ड्स के, नॉर्म्स के ग्रुप को बोलते हैं कन्वेंशन। और एक इसका दूसरा मीनिंग होता है कॉन्फ्रेंस, है ना। कोई कॉन्फ्रेंस को भी कन्वेंशन बोलते हैं। चलिए अब इस आर्टिकल की सारी भारी भारी जो वोकैब है ना, इसको मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ एक ही शीट पे, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें।
बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए अपनी वोकैब शीट है, लास्ट छोड़ा था हमने ब्रेक आउट ऑफ नाम की फ्रेजल वर्ब पे। आज शुरू करेंगे रिटोरिक से। ये रिटोरिक वर्ड तो अच्छे से आ जाना चाहिए सबको, कम से कम 20 से 50 बार हो चुका है लास्ट 2 महीने में। रिटोरिक का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी हवा हवाई वाली बातें जो देखने में तो सुनी सुनी बड़ी बड़ी लगे, लेकिन बाद में जो है मतलब आपको देख के लगे कि यार ये बात सच नहीं हो सकती। हमारे नेता लोग जो बातें करते हैं ना मंच पे खड़े होकर के वोट मांगने के लिए, वो उनका एक्चुअल में रिटोरिक होता है। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज़ चेंज्ड सो फार। बावजूद हवा हवाई बड़ी बड़ी बातों के, रिटोरिक के, सुधार को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर के लिटिल ही है अभी तक बदला है, ना के बराबर ही बदलाव आए हैं सो फार अभी तक। आगे बात समझ में। रिटोरिक, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, एम्बेलिशमेंट और बॉर्डर डैश। ये दोनों तीनों वर्ड्स ब्रेक कर करके आपको बताए हुए हैं। लोक्वेंस मतलब बात, ग्रैंडी मतलब बड़ा, बड़े बोल, मैग्नी मतलब बड़े, लोक्वेंस मतलब बात, है ना। तो बड़े बोलों को ग्रैंडी और मैग्नी लोक्वेंस बोलते हैं। आज आप ग्रैंडी लोक्वेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलो अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वो होता है जो रेलेंट ना करे, और रेलेंट करने का मतलब होता है सरेंडर करना। ऐसी चीज या ऐसा इंसान या ऐसा कोई भी घटना रेलेंटलेस होगी जो आपके मतलब जो थमने का नाम ना ले, सरेंडर करने का नाम ना ले। अरे बात समझ में। जैसे समंदर में तूफान, समंदर में लहरें होती हैं ना, वो रेलेंटलेस होती हैं, आप उनको हमेशा मूवमेंट करते हुए देखोगे। तो कोई भी चीज़ जो मानने को तैयार ना हो आपकी बात को, रेलेंटलेस या समझ गए ना, कहला सकती है। जैसे रेलेंटलेस ट्रैफिक नॉइस अफेक्ट्स माय वर्क। लगातार आने वाला, कभी ना थमने वाला रेलेंटलेस जो ट्रैफिक का नॉइस है प्रभावित करता है मेरे काम को। द रिबेल सरेंडर्ड बिफोर अ रेलेंटलेस आर्मी। लड़ाकों ने, बागियों ने, रिबेल्स ने सरेंडर कर दिया एक ऐसी आर्मी के सामने जो रेलेंटलेस थी, जो बहुत ही क्रूअल और मर्सीलेस थी, रुकने का नाम नहीं लेती थी। अब देखो रेलेंटलेस का एक एडवांस सिनोनिम है इनएक्सोरेबल। ऐसा आदमी जो बात माने ही ना, आप उसको बोल, वो कहते मुझे तो आज ये खाना है, आप उसको मना मना के मान गए, वो मान ही नहीं रहा आपकी बात। आ रही बात समझ में। इनएक्सोरेबल इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, लेकिन वर्ड्स दिमाग में ऐसे ही बैठेंगे सेंटेंसेस के साथ। अगला वर्ड है आपका एनाक्रोनिस्टिक। अब देखने में आपको लगेगा ये कौन सा फारसी का वर्ड है ना, बड़ा आसान है। देखो क्रोनो का मतलब होता है टाइम, एन लगा के बताया गया इसका एंटोनिम। एनाक्रोनिस्टिक वो चीज़ है जो टाइम से मिसप्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में कोई बंदा अपनी जेब में नोकिया का 3310 स्मार्टफोन लेके घूम रहा हो। स्मार्टफोन क्या मतलब? फीचर फ़ोन भी नहीं है, बेसिक फ़ोन। तो ये एक एनाक्रोनिस्टिक बात होगी। या आज से 50 साल बाद कोई आदमी टाइपराइटर पे काम कर रहा हो, टाइपराइटर चला रहा हो, तो वो एक एनाक्रोनिस्टिक बात होगी। वक्त से बिल्कुल पिछड़ चुकी है, बहुत आगे है, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक, टाइम से हटके। आउटडेटेड भी बोल सकते हैं, मिसप्लेस्ड भी बोल सकते हैं, क्रोनोलॉजिकली। कंजर्वेटिव कस्टम्स आर एनाक्रोनिस्टिक इन अ मॉडर्न सोसाइटी। दकियानुसी रीति रिवाज एनाक्रोनिस्टिक होते हैं एक मॉडर्न समाज में, सोसाइटी में। ऑब्सोलीट इसका सिनोनिम है, आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ब्रेक करके बता दिया है ना, एक्रो रूट से इसको जोड़ लेना, एक्रो मतलब टाइम। अगला वर्ड है एंटराज। एंटराज का मतलब होता है नेता लोगों के पीछे जो चलते हैं ना, उनके सपोर्टर्स, गाड़ियां घोड़े लेकर के, वो होता है उनका एंटराज। एक प्रोसेशन को, एक ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को जो आप बोलते हैं एंटराज। रैली बोल सकते हो हिंदी में, है ना, रैली। अ कावर्डली अटैक वॉज मेड ऑन द मिनिस्टर एंड हिज एंटराज। एक बुजदिली भरा अटैक किया गया था मिनिस्टर पे और उसके सपोर्टर्स के ग्रुप पे, उसकी रैली पे। एंटराज। अब एंटराज को प्रोसेशन और रेटिन्यू भी बोलते हैं, आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एंटराज, रेटिन्यू और प्रोसेशन। टेंजिबल वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। ऐसी चीज जिसको टच किया जा सके या ऐसी चीज जिसको नोटिस या फील किया जा सके, टेंजिबल कहलाती है। रियल, पैल्पेबल इसके सिनोनिम है, एविडेंट। द जीएसटी हैज ब्रॉट नो टेंजिबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। जीएसटी लेकर के आया है कोई भी महसूस किया जा सकने वाला बेनिफिट नहीं, नो टेंजिबल बेनिफिट, सरकार के रेवेन्यू को, सरकार की कमाई को। आ रही बात समझ में, टेंजिबल। हालांकि ये बात गलत है, जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अब सरकार को मिलने लगा है ना, एक्चुअल में आप देखें तो। लास्ट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको बता दिया, बायो प्लस में डाइवर्सिटी से बना है। किसी भी एरिया के सभी प्लांट्स और पौधे और जानवरों के ग्रुप को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा एंड फोना इसका एडवांस सिनोनिम है, याद रखना, आज के क्विज में पूछेंगे आपसे। कोस्टल एरियाज आर ऑलवेज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस
ड्यू टू देयर यूनिक बायोडाइवर्सिटी। समुद्री इलाके हमेशा पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन होते हैं, बहुत ही मशहूर तरीके से फेमस। और किस वजह से? उनकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से, वहाँ पाए जाने वाले खास पेड़ पौधे जो है पशु पक्षियों की वजह से। 6 वर्ड्स डिटेल में हो गए। आ जाओ आर्टिकल पे। चलो समरी दे देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि क्लाइमेट चेंज से तूफान आते हैं, यानी कि साइक्लोन्स आते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज से आप पॉल्यूशन भी देखते हो बहुत सारा, दिल्ली जैसे शहरों में। क्लाइमेट चेंज से अर्थक्वेक्स भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है, सुनामी वुनामी होती है तो अर्थक्वेक जो है पैदा करती है। तो ये सब चीज़ें हमें डरते हैं, हम इन चीज़ों से हम डरते हैं, क्योंकि इनसे जाती है जान। इन चीज़ों पे जितना ध्यान हमारा गया है ना, क्लाइमेट चेंज के एक पहलू पे उतना ध्यान हमारा नहीं गया। और वो क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब क्योंकि पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं जंगलों में, हम शहरों में बैठे हैं, इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेते हैं, दिल पे नहीं लेते हैं। अब हुआ क्या? दुनिया के सभी समझदार देशों ने मिल करके एक नई कन्वेंशन बनाई, एक नई मीटिंग की, और जिसमें बायोडाइवर्सिटी का चर्चा इन्होंने करना शुरू किया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत ही रिक्वायर्ड स्टेप था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, देरी से आया, लेकिन फिर भी हम इसका वेलकम करते हैं। बट ओवरऑल ये जो पूरी आप कन्वेंशन कर रहे हो ना, इससे कोई टेंजिबल आउटकम निकलेगा ये ज़्यादा जो है पॉसिबल नहीं लग रहा। आज से 20-30 साल बाद जाकर के ये चीज़ हमें समझ में आएगी, तब हम कुछ अच्छे काम जो है टारगेट लगा करके इस जो है कन्वेंशन के हिसाब से कर पाएंगे। आज की टोन एनालिटिकल एनालाइज कर रहा है, साथ में वेलकमिंग है, वेलकम कर रहा है सभी देशों के इस स्टेप को। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, कहानी की तरह ही प्रोसेस करना, बहुत आसान आर्टिकल है। कह रहा है जी, अ मंथ आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या COP27 इन इजिप्ट। अब लग गए यहाँ पे कॉमा। कह रहा है डिप्लोमेटिक रेटिन्यू went into a contentious huddle again to save the planet in Montreal, Canada this time as the Convention on Biological Diversity। कह रहे जी, एक महीने के बाद, अ मंथ आफ्टर, किसके भाई? 27वीं कॉन्फ्रेंस के, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP। और कहाँ हुआ ये COP होता है यूएन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, जो बना हुआ है क्लाइमेट चेंज में। ये पूरा नाम है इस कॉन्फ्रेंस का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको COP27 बोलते हैं। कह रहे हैं जी, इस बड़े से नाम वाली सभा के, कॉन्फ्रेंस के लगभग एक महीने के बाद, और ये सभा हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट के अंदर। कह रहा हुआ क्या? हुआ ये कि ठीक एक महीने के बाद एक डिप्लोमेटिक रेटिन्यू जो है ना, सभी देशों के डिप्लोमेट्स के फॉलोअर्स का जो ग्रुप है, जो एंटराज है, जो उनकी रैली है, और क्या कर गई वो वेंट इनटू कर गई, वो चली गई एक कंटेंशियस सी हडल में। हडल का मतलब होता है सभा, कंटेंशियस का मतलब होता है जिसमें बहुत कंटेंशन हो, कंट्रोवर्सी हो, बहुत ही जो है बहस जैसा माहौल हो। तो कह रहे एक महीने के बाद में इस घटना के सभी देशों के डिप्लोमेट्स और उनके जो उनकी रैली है, जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो छोटे डिप्लोमेट्स हैं, वो सभी के सभी एक औपचारिक अनौपचारिक मीटिंग के लिए बैठे, हडल के लिए बैठे, जो बहुत ही कंटेंशियस थी, जो बहुत ही बहस भरी थी। और क्यों बैठे थे भाई? अगेन बैठे थे प्लेनेट को सेव करने के लिए, धरती को बचाने के लिए। और इस बार कहाँ बैठे थे? इस बार इजिप्ट से बैठे हैं जाकर के कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा की सिटी में। किस बार? इस बार दिस टाइम। और कह रहा कैसे बैठे हैं इस बार? वो बैठे हैं इस तरह से, किस तरह से भाई? CBD के नाम की तरह से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पहले लोग ये पेरिस यहाँ मिले इजिप्ट में, एक महीने बाद यही लोग जो है मॉन्ट्रियल में मिल गए। पहले COP27 कर रहे थे, इस बार CBD कर रहे हैं। बात आ गई समझ में, सेंटेंस की आत्मा समझ में आई क्या हुआ है? चलो, कहानी की तरह प्रोसेस करोगे तभी दिमाग में बैठेगा। रेटिन्यू सब्जेक्ट है, वेंट इसकी वर्ब है। हडल का मतलब होता है सभा, अ मीटिंग। और हडल बोलते हैं ऐसी मीटिंग्स को जो अनौपचारिक हों, जो मतलब समझ गए ना, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल ना हो। कंटेंशियस, जिसमें कंटेंशन हो, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, जिसमें बहस हो, तर्क वितर्क हो। मॉन्ट्रियल सिटी का नाम है कनाडा की, और कुछ देखने वाला है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं इन दोनों में समानता क्या है? कह रहा है वाइल बोथ दीज कॉन्फ्रेंसेज कैन ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द रियो समिट ऑफ 1992, the CBD does not get anywhere near the media attention COP commands। कह रहे जहां दोनों ही ये कॉन्फ्रेंसेस, पहली कौन सी? COP27, दूसरी कौन सी? CBD। कह रहे जहां दोनों ही ये सभाएं जो है ना ट्रेस कर सकती हैं अपने ओरिजिन को रियो समिट में, जो है 1992 की। तो 1992 की रियो समिट के बाद से ही इन दोनों का जो है ओरिजिन हुआ है, ट्रेस कर रही हैं अपने ओरिजिन को, यहीं से निकली हैं। ट्रेस ओरिजिन करना मतलब कहीं से ओरिजिनेट होना। कह रहा है जहाँ ये ऐसा है,
वहीं पे हुआ ये कि जो CBD है ना, जो अभी हुई है पहली बार, ये बिल्कुल भी गेट एनीवेयर नहीं करती है, ये बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है एनीवेयर नियर, आसपास। और किसके? उस मीडिया की अटेंशन के जो COP नाम की जो है कॉन्फ्रेंस कमांड करती है। आ रही बात समझ में? COP को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, एक सेकेंड रुकना खाली। कलर जब देता हूँ ना तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा जो है थोड़ी सी मजबूत होती है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर ये है कि कॉन्फ्रेंसेस ट्रेस करती हैं, कैन ट्रेस योर ओरिजिन का मतलब है कहीं पे ओरिजिनेट होना, कहीं से निकलना, टू लगाया जाता है इसके बाद। और CBD की वर्ब है डज नॉट गेट एनीवेयर नियर का मतलब है आस पास भी होना। तो CBD आस पास भी नहीं है उस मीडिया अटेंशन के। और कौन सी अटेंशन? जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कमांड करती है, जिस अटेंशन को COP जो है एंजॉय करती है। COP की वर्ब है कमांड्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको फटाफट से। ट्रेस योर ओरिजिन, इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है, ट्रेस योर ओरिजिन या ओ योर ओरिजिन टू समथिंग। इसका मतलब होता है कहीं से ओरिजिनेट होना। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अलजेब्रा जो है ओरिजिनेट हुई है मिडल ईस्ट में, तो मैं लिख सकता हूँ अलजेब्रा ओरिजिनेटेड इन द मिडल ईस्ट। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? इस स्ट्रक्चर को यूज करके देखो, लिखोगे दिमाग में बिठाओगे तभी बैठेंगे, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ मुझे आती है, पेपर के वक्त आप हो जाओगे परेशान, है ना। धुंधला धुंधला याद आएगा कि सर ने कुछ बताया था। इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीका लिखने का, अलजेब्रा ओज और ट्रेसिस। अब अलजेब्रा के लिए पॉजेसिव लगेगा इट्स, अलजेब्रा कोई आदमी तो है नहीं, इज हिज या हर तो लगेगा नहीं, तो ओज या ट्रेसिस इट्स ओरिजिन टू द मिडल ईस्ट। अब ये दोनों बातें एक ही हैं, जो नीचे लिखी है ना और ऊपर लिखी है ओरिजिनेटेड, ये दोनों बातें एक ही हैं। चलो याद रखना, आपसे किसी क्विज में पूछा जाएगा इन स्ट्रक्चर्स को। आगे बढ़ते हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, खुद के नोट्स बनाओगे तभी समझ में आएंगी। यहाँ मैं पके पकाए नोट्स दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना काम हो सके आपका आसान बना सकूँ, बस काम उसी की आएगी जो इनको नोट डाउन करेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे जी देर आर नो वर्ल्ड लीडर्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट्स making grandiloquent commitments about the CBD largely continues to be framed as an environmentalist concern। कह रहे जी कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है, कोई मोदी जी, कोई पुतिन साहब नहीं है, और कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है मेक करने वाला बड़े बड़े ग्रैंडिलोक्वेंट कमिटमेंट्स को। ग्रैंडिलोक्वेंट समझ गए ना, बड़े बोल वाला। कह रहा है ऐसा कोई बड़ा लीडर जो है CBD में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कह रहा है क्योंकि CBD जो है ये मोटे तौर पर कंटिन्यू की जाती है, जारी की जाती है कि ये फ्रेम की जाए, ये दिखाई जाए। और क्या दिखाई जाए? एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न, एक ऐसी चिंता जो हम अपने पर्यावरण के लिए करते हैं। CBD को ऐसा नहीं दिखाया जाता कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिखाया गया। CBD को ऐसा ही दिखाया जाता है, फ्रेम किया जाता है कि हम पर्यावरण के लिए इस जो है कॉन्फ्रेंस को करते हैं, इसलिए कोई बड़ा लीडर, कोई हेड ऑफ स्टेट इसमें नहीं जाता। कह रहे मच लाइक, बिल्कुल उसी तरीके से जो COP हुआ करती थी, व्हाट COP यूज्ड टू बी। और कब होती थी? कह रहा है जी until the forces of capitalism managed to reimagine the idea of a planet being inexorably slow cooked in greenhouse gases। कह रहा है ये तब तक ही हुआ जब तक फोर्सेज जो थी, ताकतें जो थी पूंजीवाद की, कैपिटलिज्म की, बात कर रहा है पश्चिमी देशों की। कह रहा है COP भी ऐसी ही एक जो है बिना बात की जो है कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, मगर ये तब तक ही थी जब कैपिटलिस्ट की ताकतों ने मैनेज नहीं कर लिया इस चीज़ को। और किस चीज़ को? कि वो री इमेजिन करें, री थिंक करें, फिर से परिकल्पना करें इस आइडिया की, इस विचार की, जो है एक प्लेनेट का, एक धरती नाम के ग्रह का, और क्या होने का? इनएग्जॉरेबली उसके बीइंग होने का, स्लो कुक्ड, उसके बिना किसी रेलेंटिंग वे में या रेलेंटलेस वे में धीमे धीमे पकाए जाने का। और किसमें? ग्रीन हाउस गैसेज में। तो पहले यही आइडिया था कि धरती जो है ना पकाई जा रही है ग्रीन हाउस गैसेज के बीच में, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, मानव का। धरती अपने आप पक रही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। कह रहे जब तक कैपिटलिस्ट की फोर्सेज ने इस आइडिया को री इमेजिन नहीं कर लिया। और कहाँ री इमेजिन किया इन्होंने परिकल्पना की इसकी 2-1, एक ऐसे आइडिया में 2-1 दैट मे येट बी सेव्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एक ऐसी धरती जो अभी भी सेव की जा सकती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा। मैं जानता हूँ बहुत तगड़ा सेंटेंस है, आपके उड़ गए होंगे तोते, है ना, इतना पढ़ते पढ़ते। अभी आगे और भी है, इसकी पूंछ भी लगी हुई है। एक काम करते हैं, एक बार मैं इसको छोटा सा करके ना आपके सामने थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। बड़ा आसान है ये। कह रहा है जी COP में तो बहुत बड़े बड़े लीडर जाते हैं, मोदी जाते हैं, पुतिन जाते हैं, लेकिन CDP जो है इसमें कोई वर्ल्ड लीडर, कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं आता, और ना जाकर के वो बड़ी बड़ी ग्रैंडिलोक्वेंट कमिटमेंट कर पाता है, बड़े बड़े बोल पाता है। कह रहा है क्यों होता है ऐसा भाई? क्योंकि CBD जो है मोटे तौर पर जारी है
आज भी दिखाया जाना, फ्रेम किया जाना, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाना एक एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न, मौसम को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के एक चिंता, बस इसको इतना ही दिखाया जाता है। कह रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे सीओपी को भी दिखाया जाता था। और कब तक दिखाया जाता रहा सीओपी को ऐसे? जब तक पूंजीवाद की ताकतों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने मैनेज नहीं कर लिया इस काम को। और कौन सा काम? कि ये री इमेजिन करें, ये फिर से परिकल्पना करें, फिर से विचार करें इस आइडिया पे। और आइडिया कौन सा है? आइडिया है धरती नाम के प्लेनेट का बिना रुके, बिना टुके, स्लो क्लुक होने का, धीमे धीमे पके जाने का। और किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस में। और री इमेजिन कहाँ किया इस आइडिया को? एक ऐसे आइडिया में 2-1 जिसमें धरती जो है सेव की जा सकती है, अभी भी बचाई जा सकती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके। तो जैसे ही इन फोर्सेज ने परिकल्पना की ना कि धरती को बचाया जा सकता है, वैसे ही सीओपी अपने आप में गंभीर प्लेटफॉर्म बन गया। कह रहा है और कम से कम एट द वेरी लिस्ट मेक सम एंटरप्रेन्योर्स रिच। एक ऐसी धरती में जो कम से कम कुछ एंटरप्रेन्योर्स को रिच तो कर ही सकती है, इलोन मस्क जैसे। आगे बात समझ में? गहरा है मानता हूं, लेकिन ऐसे इसको बनाया जा सकता था। अब देख लो इसकी स्ट्रक्चर। लीडर्स, हेड ऑफ स्टेट्स की वर्ब है आर, सीबीडी की वर्ब है कंटिन्यूस, फोर्सेस की वर्ब है मैनेज्ड, दैट की वर्ब है मे बी सेव्ड, और दैट की वर्ब है मे मेक एंटरप्रेन्योर्स रिच। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन, उद्यमी, जो किसी काम को करें, है ना, उद्यमी। री इमेजिन करना, रिव्यू करना, री थिंक करना, रिकंसिडर करना, रिकंटेम्पलेट करना, रिकंसेप्चुलाइज करना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। कभी किसी वर्ड को देखेंगे, कभी किसी वर्ड को देखेंगे। परिकल्पना करना फिर से किसी चीज़ की। चलो, इनएग्जॉरेबल मैं आपको करवा चुका हूँ, रेलेंटलेस हो, याद है ना वर्ड, जो मानने को तैयार ना हो, है ना। धरती एक ऐसा ही प्लेनेट था पहले जिसको आप रोक नहीं पा रहे थे, वो बस पकाया जा रहा था ग्रीन हाउस गैसेज में, लेकिन अब हमें लगता है कि धरती को रोका जा सकता है गर्म होने से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, थोड़ा फ्लो बन जाए। कह रहे जी, अनलाइक साइक्लोन्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स दैट हैव बिकम विजुअल एड्स टू ब्रिंग होम द क्लाइमेट क्राइसिस wrought by invisible gases, biodiversity loss continues to be largely invisible despite its victim being extremely visible। कह रहा जी बिल्कुल उल्टा, अनलाइक। लाइक का मतलब है बिल्कुल इसी तरह से, अनलाइक का मतलब है बिल्कुल उल्टा। कह रहे बिल्कुल उल्टा, साइक्लोन्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स के, ऐसे चक्रवात और पिघलते हुए बर्फ के पहाड़ों के, जो हो सकता है बन चुके हों, दैट हैव बिकम, या जो बन ही चुके हैं। और क्या बन चुके हैं भाई, क्या बिकम हो चुके हैं? ये हो चुके हैं विजुअल एड्स, देखे जा सकने वाली एड। एड मतलब मदद या टूल। और ये टूल किस चीज़ का भाई? विजुअल टूल किसका? ये टूल है घर लाने का, ब्रिंग होम करने का, या कोज करने का, क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस को, क्लाइमेट के तूफान को। और वो तूफान जो कोज्ड है, जो रोट है इनविजिबल गैसेस के द्वारा। कह रहे बिल्कुल इसके उल्टा। साइक्लोन और मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो है ना, ये हमें दिखाई देते हैं, इनको देख के हमें पता लगता है कि तबाही हो रही है। कह रहा है इसके बिल्कुल उल्टा हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा ये हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, पौधे पक्षियों के विलुप्त हो जाने का जो काम है, ये जारी है, कंटिन्यूज है, टू बी होना, मोटे तौर पे इनविजिबल, मोटे तौर पे, समझ गए ना, इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सके। और कैसे? कह रहा है बावजूद इसके शिकारों के, विक्टिम्स के होने के एक्सट्रीमली विजिबल, एक्सट्रीमली सबके सामने। तो बायोडाइवर्सिटी से हमें बस अखबार में पता लग जाता है कि ये वाला कछुआ आज विलुप्त हो गया, हम पढ़ के भूल जाते हैं। वो कछुआ हमें दिखाई भी देता है विलुप्त होता हुआ, लेकिन आज भी बायोडाइवर्सिटी हमारे सामने एक इनविजिबल प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमारी जान नहीं जा रही। जान हमारी जाती है साइक्लोन ग्लेशियर में, और उसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं। बात आई समझ में? ग्लेशियर साइक्लोन्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है हैव बिकम, प्लूरल एंटीसीडेंट, इसलिए प्लूरल ही वर्ब है। रॉट का मतलब होता है कोज्ड, कंस्ट्रक्टेड, क्रिएटेड। वो सारे के सारे विजुअल एड्स जो ब्रिंग होम करती हैं क्लाइमेट क्राइसिस को, जो रोट बाय हैं, जो कोज्ड बाय हैं इनविजिबल गैसेस के द्वारा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। समझ में आ रही है? बात समझ में है ना? चलो, लॉस की वर्ब है कंटिन्यूस। अच्छे लिखे हुए सेंटेंसेज है, 10/10 आज की डिफिकल्टी लेवल मैं दूंगा। चलो, कह रहा है जी बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स द ह्यूमन रेकन्स एंड एस्टिमेट 34,000 प्लांट्स एंड 5,200 एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग 1 in 8 ऑफ वर्ड्स बर्ड स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन। कह रहा है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत बड़ा है। अगर आप करंट ट्रेंड्स की बात देखें, अगर हाल के रुझानों को देखें, तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो रेकॉन करता है, वो अंदाजा लगाता है, एस्टिमेट करता है। रेकन करना मतलब अंदाजा लगाना, और अंदाजा लगा के मान लेना। क्या मानता है भाई यूएन? कि लगभग 34,000 पौधे और 5200 एनिमल की जो स्पीसीज हैं, जिसमें शामिल है 1 in 8 ऑफ वर्ड्स बर्ड स्पीसीज, दुनिया में 8 में से 1 बर्ड की स्पीसीज भी। कह रहा है ये सब के सब फेस करते हैं एक्सटिंक्शन को। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? विलुप्त होने की प्रक्रिया। तो ये मानना है यूएन का। इतने सारे जो है प्लांट और बर्ड स्पीसीज जो है खत्म हो जाएंगी अगले कुछ सालों के अंदर, या हो चुकी हैं। यूएन की वर्ब है रिकॉन करना, अंदाजा लगाना, लेकिन कैलकुलेशन के साथ में, सपोज या अज्यूम करना, लेकिन पूरी
समझ गए ना, कैलकुलेट और एस्टिमेट करके किसी भी चीज़ को। आप जब ट्रैफिक में होते हो अंदाजा लगाते हो ना, यार आज मैं 20 मिनट लेट पहुंचूंगा, तो वो आपका रिकॉन करना होता है। स्पीसीज और प्लांट दोनों की वर्ब है फेस। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। एक्सटिंक्शन आप जानते हैं किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, इरेडिकेट हो जाना, गायब हो जाना धरती के फेस से। अब देखो दो ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं। आज की क्लास बहुत लंबी बन रही है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे मिस करूंगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है स्पीसीज पे, जो आपको 4 या 5 दिन पहले करवाया गया था। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, लेकिन इनकी खुद की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। ये सारे नाउन्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, वेयर अबाउट, स्पीसीज, सीरीज, डियर, स्वाइन, शीप, कॉट और हेयर। तो डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ मैं आज ये कॉन्सेप्ट। परसों करवाया था एयरक्राफ्ट वाली क्लास में, जहाँ एयरक्राफ्ट वर्ड आया था वहाँ से चेक कर लो। और 3 सेंटेंसेज मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आराम से नोट करो, वीडियो को पॉज करो। तीनों सेंटेंसेज में कुछ एरर्स हैं, उन एरर्स को निकालना है। 6 एरर्स पड़ी हैं इनमें, कितनी? 6। कोशिश करना निकालने की, कमेंट में डालना, सही होगा गलत होगा वहीं बता दूंगा। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ उसको डिटेल में कर लेना। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और क्लास में थोड़ा सा रेगुलर रहा करो, है ना। कभी कभी ऐसे पेड़े खाने आ जाते हो ना, आज एक क्लास कर लेते हैं सर की, तो उससे मज़ा नहीं आएगा, आपको सीख नहीं पाओगे आप। कम से कम वीक में 3 क्लासेस किया करो। अब आ जाओ अनटिल और ये अनलेस वाले कॉन्सेप्ट पे। अनलेस, अनटिल और लेस्ट 3 ऐसी कंजंक्शन है इंग्लिश में जिनके बाद में कभी भी नोट नहीं आता। अब ध्यान देना, बाद में नहीं आता, पहले जितने मर्जी नोट आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे हमें, बाद में नोट नहीं आएगा इनके। और इनका मीनिंग क्या होता है और ऐसा होता क्यों है वो आपको समझा देता हूं मैं। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। जब ना इनमें ऑलरेडी पड़ गया है, इन वर्ड्स में ना ऑलरेडी रखा हुआ है, तो फिर इनके ऊपर नोट क्यों लगाया जाए? बात आ रही है समझ में? इसलिए इन वर्ड्स के बाद में नोट नहीं लगाया जाता, इनमें ना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। चलो, साइक्लोन्स में कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन अनलेस द गवर्नमेंट डजंट पुट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स। चक्रवात जो है बड़ी तबाही को कॉज कर सकते हैं अगर ऐसा ना हो, अनलेस, अगर ऐसा ना हो। और कैसा ना हो भाई? सरकार पुट इन ना करे, सरकार डाले नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं करे। पुट इन करना, कंट्रीब्यूट करना। सरकार अपनी भागीदारी ना दे, कंट्रीब्यूट ना करे डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स में। अगर सरकार जो है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए लोगों को ना लाए, खाली ना करवाए किसी भी एरिया को, तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस गलत कैसे है? अरे भाई अनलेस में नोट लग चुका है, डज नोट यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो डज, नोट को निकाल के। और जब नोट निकल गया है तो डज रखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो एस के साथ में। टेंस तो आप जानते ही ना, डज पुट की जगह समझ गए ना, पुट्स लिख दो, ऐसे सेंटेंस सही बनेगा। वैसे ही द इकोनॉमी में कंटिन्यू टू रिमेन इन अ स्लो डाउन अंटिल इन्फ्लेशन ड्रॉप्स बिलो 5%। इकोनॉमी जारी रह सकती है एक स्लो डाउन में रहना, एक मंदी में रहना, और कब तक? जब तक इन्फ्लेशन 5% से नीचे ना चला जाए। अरे बात समझ में? जब तक ऐसा नहीं होगा ना, इकोनॉमी जो है स्लो डाउन में रहेगी। तो जब तक ऐसा ना हो तो ना लग गया है, ड्रॉप्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। डज नॉट ड्रॉप लिखा होता तो गलत हो जाता, ठीक है। डज नॉट ड्रॉप लिखा होता तो गलत हो जाता, है ना। ए यहाँ पे एस भी निकाल दो तो ये गलत हो जाता। समझ गए ना क्या भावना कहना चाह रहा हूँ? ड्रॉप्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्ड में देखो, ग्लोबल वार्मिंग नीड्स टू बी मिटिगेटेड। एक सेकंड रुकना है ना। ग्लोबल वार्मिंग नीड्स टू बी मिटिगेटेड लेस द अर्थ डजंट बिकम इनहैबिटेबल। ग्लोबल वार्मिंग को जरूरत है मिटिगेट किए जाने की, धीमा किए जाने की। मिटिगेट करना, धीमा करना। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो धरती जो है इनहैबिटेबल बन जाए, धरती जो है रहने लायक ही ना रहे। इनहैबिटेबल होना का मतलब है, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, डज नॉट रिमेन हैबिटेबल लिख देता हूँ, ठीक है। हैबिटेबल मतलब रहने लायक। कहीं ऐसा ना हो धरती रहने लायक ना बचे, है ना, ना बचे। अब मुझे बताओ यहाँ पे नॉट सही है क्या गलत है? आप लिखेंगे यहाँ पे रिमेन्स, ऐसा ही होगा ना। ध्यान देना, लेस्ट के बाद में नॉट तो नहीं आता, साथ में शुड और वर्ब की बेस फॉर्म जरूर आ जाती है, तो यहाँ पे रिमेन ही लिखेंगे। और इससे पहले चाहे तो शुड को लगा सकते हैं। लेस्ट के साथ में शुड लगाया जा सकता है, नहीं लगाओगे तो भी चल सकता है, लेकिन आएगा वर्ब का बेस फॉर्म। अगर मैं शुड को निकाल भी दूं तो यहाँ पे रिमेन ही लिखूंगा, रिमेन्स नहीं लिखूंगा। इस फॉर्मूला को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेना, स्पीसीज वाला है ना। आगे करें, अबाउट 30% ऑफ ब्रीड्स ऑफ मेन फार्म एनिमल स्पीसीज आर करेंटली एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो सिंपल सेंटेंस है, 30% जो ब्रीड्स हैं, जो नस्लें हैं फार्म एनिमल स्पीसीज के, जो फार्म्स में जो खेतों में पाली जाती हैं, वो लगभग करंटली हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्शन के, विलुप्त होने के। 30% ऑफ ब्रीड्स की वर्ब है आर। कह रहे फॉरेस्ट आर होम टू मच ऑफ द नॉन टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी बट अबाउट 40% ऑफ द अर्थ्स ओरिजिनल फॉरेस्ट आर गॉन।
कह रहे जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो भी होम टू होते हैं। होम टू होने का मतलब होता है शरण देना, शरण देते हैं वो, होम टू होते हैं, घर की तरह काम करते हैं ज़्यादातर के लिए, मच के लिए, जो नॉन टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी आप समझ गए, टेरेस्ट्रियल का मतलब है धरती से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, और नॉन का मतलब है जानी पहचानी। तो जो जानी पहचानी बायोडाइवर्सिटी है, जो पेड़ पौधे पक्षी पक्षु हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, जो धरती पे पाए जाते हैं, उनका घर है हमारे फॉरेस्ट। कह रहे लेकिन लगभग 45% जो अर्थ के ओरिजिनल फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, जा चुके हैं, गॉन है। और कैसे हुआ है सारा काम? क्लियर्ड मोस्टली ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी। इनमें से भी ज़्यादातर जो है पिछले 100 सालों में ही सारा काम हुआ है। फॉरेस्ट की वर्ब है आर, 45% ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट की वर्ब है आर गॉन। 45% के साथ में जब ये पूरा फ्रेज लगेगा तभी वर्ब डिसाइड होगी। फॉरेस्ट प्लूरल है इसीलिए वर्ब प्लूरल है, 45% के हिसाब से वर्ब प्लूरल नहीं है ना, याद रखना इस चीज़ को। परसेंटेज में वर्ब लगती है ऑफ के बाद में रखे हुए नाउन के हिसाब से। चलो और कुछ देखने वाला है, चलो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे करवा देता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि टू बी प्लस में होम टू इज इक्वल टू हाउस एज अ वर्ब प्लस में नो प्रेपोजिशन। अब ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान है। जैसे द अमेजन फॉरेस्ट आर हाउस टू डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अमेजन फॉरेस्ट जो हैं वो घर हैं, वो शरण देने वाले हैं बहुत विविध प्रकार के प्लांट और एनिमल लाइफ को। सेंटेंस गलत है, देखो आपने लिख दिया यहाँ पे हाउस टू बी की जगह पे आर आ गया, होम की जगह हाउस कर दिया, गलत हो गया। इसको ऐसे लिखो होम टू। अगर सही करना है तो हाउस की जगह होम लिखना पड़ेगा, ये फ्रेज ऐसे चलता है, इज होम टू, आर होम टू, वॉज होम टू, वर होम टू। और अगर हाउस यूज़ करना है तो फिर वर्ब फॉर्म में करो, इसके पहले का आर निकाल दो, बाद का टू निकाल दो। द अमेजन फॉरेस्ट हाउस डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों को अलग तरीके से यूज़ करना है। वैसे ही एक सेंटेंस और है, द म्यूजियम होम्स सेवरल फेमस बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स ऑफ द डार्क एजेस। इस म्यूजियम में शरण मिली हुई है बहुत सारी मशहूर पेंटिंग्स और बुक्स को जो हैं डार्क एजेस से बिलोंग करने वाली। अब इस सेंटेंस को सभी लोग सही करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, होम लगाना है, हाउस लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, किसके पहले किसके बाद में क्या आएगा। इस सेंटेंस को जैसे भी सही कर सकते हो, जिस भी तरीके से सही करके कमेंट्स में डालना। बढ़े आगे, चलो कोशिश करनी है सभी को। चलो जी आगे कह रहे हैं, येट बिकॉज मच ऑफ दिस एक्सटिंक्शन इज नॉट फाइनली अकाउंटेड फॉर as the rise in per capita carbon emissions or temperature swings, it fails to evoke the urgency it deserves। कह रहा है इतना सब कुछ खोया जा चुका है, जंगल और पशु पक्षी, फिर भी क्योंकि ज़्यादातर ये जो है बिकॉज ऑफ मच दिस एक्सटिंक्शन जो है, विलुप्त होने का जो काम है, ये फाइनली या ये बहुत रिफाइंड तौर पे अकाउंटेड फॉर नहीं है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से हिसाब नहीं है। अकाउंट फॉर होना, हिसाब होना, रिस्पॉन्सिबल देना, रिस्पॉन्सिबल होना है हिसाब देना। तो ये अकाउंटेड फॉर नहीं है, पैसिव वॉइस में इसका कोई हिसाब नहीं है। और क्यों कह रहे, क्योंकि जो राइज है पर कैपिटा कार्बन एमिशन में या फिर टेम्परेचर में, धुएं में या फिर तापमान में, कह रहे जो उछाल है वो स्विंग करता है, वो आगे पीछे होता है, फ्लक्चुएट होता है। अगर वो सीधे सीधे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता तो हम इसको भी अकाउंटिंग कर लेते। कह रहे इस वजह से क्योंकि अकाउंटेड नहीं है, ये फेल करता है इवोक करने में, एक्टिवेट करने में, जगाने में उस अर्जेंसी को, उस इमरजेंसी को, जिसको ये डिजर्व भी करता है, जिसका ये लायक भी है ना। तो इस वजह से, इस टेम्परेचर में बहुत फ्लक्चुएशन की वजह से हम बायोडाइवर्सिटी में एक्सटेंशन को ठीक से मेजर नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से हम इसको आज भी एक अर्जेंट जो है, अर्जेंसी वाली चीज़ नहीं मानते हैं। मच की वर्ब है इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर, राइज की वर्ब है स्विंग्स, स्विंग का मतलब होता है फ्लक्चुएट होना, आगे पीछे होना, चेंज होना। इट की वर्ब है फेल्स, इवोक का मतलब होता है जगाना, एक्टिवेट करना, कोज करना किसी चीज़ को। इट की वर्ब है डिजर्व्स। कह जी इन दिस लाइट इंडिया स्टैंड्स दैट इज of not wanting hard targets on proposals such as reducing the use of pesticides, given that their effects on impacting biodiversity are documented। कह रहा है अगर इस चीज़ को देखें इन दिस लाइट, इस नज़र से देखा जाए, इस निगाह से, तो इंडिया का जो स्टांस है, जो मुद्रा है, जो पोस्चर या पोजीशन है, कह रहा है दैट इज़ जो कि है ना वांट करने की, ना चाहने की बहुत ही कड़े टारगेट्स को, ऐसे प्रपोजल्स पे, ऐसे सुझावों पे, जैसे कि ये वाला सुझाव है सच एज रिड्यूस करना पेस्टिसाइड्स के यूज़ को। कह रहे देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, कंसीडर करते हुए इस चीज़ को कि इनका जो असर है इम्पैक्ट करने पे, बायोडाइवर्सिटी को असर डालने पे, पेड़ पौधे या पशु पक्षियों पे, उसको बड़े अच्छे से डॉक्यूमेंट किया जा चुका है, उसको बड़े अच्छे से रिसर्च करके सबको बताया जा चुका है। कह रहा है फिर भी इंडिया का जो ये स्टांस है कि हमें ज़्यादा अच्छे टारगेट नहीं चाहिए। कह रहा है और दूसरा कौन सा स्टांस है, कंजर्व करने का 30% ऑफ लैंड एंड सी को। यहाँ भी इंडिया चाहता है कि हमारे को टारगेट ज़्यादा ना मिले। कह रहा है ये स्टांस जो है ना, ये सीम्स होता है, सीम्स एन एक्रोनिस्टिक, बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस।
तो ये स्टांस आज के वक्त के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये 2022 में टाइपराइटर के जैसा है। और कब ऐसा ये कह रहा है, पर्टिकुलरली व्हेन इट सीज इटसेल्फ एज अ चैंपियन ऑफ कंजर्वेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। कह रहा है एक ऐसे वक्त पे जब इंडिया खुद को ही देखता है, सी करता है अपने आप को एक चैंपियन के तौर पे, एक सपोर्टर के तौर पे, सबसे मजबूत जो है खिलाड़ी के तौर पे, जो है कंजर्वेशन का और लिव करने का सद्भाव के साथ, हार्मनी के साथ, नेचर के साथ, विद द प्रकृति। तो इंडिया कहता है हम सबसे आगे हैं प्रकृति और नेचर से आदमी को मिलाने में, हम अपने आप को चैंपियन के तौर पे देखते हैं इस पूरे कॉज के अंदर। तो अगर आप अपने आप को ऐसे देखते हो ना, तो हार्ड टारगेट लेने से जो आप कतराते हो वो बहुत ही ऑब्सोलीट सी बात आप कर रहे हो, बहुत ही पुराने वक्त की बात कर रहे हो। आज के टाइम पे ये सारे टारगेट्स आपको हार्ड नहीं लगने चाहिए। पेस्टिसाइड को कम करो, लैंड और सी को 30% तक लेकर के आओ। समझ गए? चलो, इंडिया स्टांस की वर्ब है जो है सीम्स, इफेक्ट्स की वर्ब है डॉक्यूमेंटेड। ये कंजर्विंग किसी का सब्जेक्ट नहीं है ना। इंडिया सच एज रिड्यूसिंग द यूज एंड कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड, ये दोनों जो है इन्फिनिटिवल फ्रेज हैं, सच एज से जुड़े हुए हैं। गिवन दैट का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए, डॉक्यूमेंट करना, किसी चीज़ को बड़ा रिसर्च करके उसके पेपर, उसको जो है पेपर की फॉर्म में लेकर के आना। एनएक्रोनिस्टिक मतलब आउट ऑफ टाइम, आउटडेटेड, मिसप्लेस्ड या ऑब्सोलीट। कह रहे जी, वाइल इंडिया अडॉप्टिंग अ नेगोशिएटिंग टैक फ्रॉम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हैज आर्ग्यूड दैट different nations have differing levels of responsibility towards diversity conservation। लंबा सेंटेंस है ये, बीच में कुछ और भी रखा हुआ है, इसको बाद में पढ़ेंगे। कह रहे जहां या वाइल या जब इंडिया जब है अडॉप्ट करते हुए एक निगोशिएटिंग टैग को, एक मोल भाव वाले रास्ते को, एक आर्गुमेंट वाले जो है पाथ को, और किससे, क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंसेस से जितनी भी अभी तक हुई हैं। कह रहा है ऐसा करते हुए जहां इंडिया जो है ना, उसने ये आर्गुमेंट किया है, ये दलील पेश की है कि अलग अलग नेशंस के देशों के होने चाहिए या हैं अलग अलग लेवल्स, डिफरिंग लेवल्स, और किसके, उस जिम्मेदारी के जो है इस चीज़ की तरफ टुवर्ड्स। और वो चीज़ क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, पशु और पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना। कह रहे जहां इंडिया जो है निगोशिएट करते हुए हमेशा इसी रास्ते पे चलता है कि हर कंट्री का अलग टारगेट हो, जिसने जितना पैसा उतना ही बड़ा टारगेट। अब ये बीच वाला जो है ना मैं अलग से छोड़ रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे, कॉमा से कॉमा वाला, ब्रैकेट से ब्रैकेट वाला, बाकी पढ़ लो। कह रहा है इट इज़ वेल नोन दैट सच डिमांड्स आर अ डेड एंड अनलेस कंट्रीज अग्री टू डेफिनिट टारगेट। कह रहे ये भी जानी पहचानी बात है कि ऐसी डिमांड जो हैं वो डेड एंड होती हैं, उनका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। डेड एंड मतलब बिना नतीजे की। और कब तक नहीं निकलता है, अनलेस, अगर ऐसा ना हो, कंट्रीज अग्री ना हो जाएं इस बात पे जो है डेफिनिट टारगेट्स की, ऐसे टारगेट जो बहुत फिक्स्ड हैं और डेफिनिट हैं। तो जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तब तक डिमांड करते रहो कि मैं कम खर्चा करूंगा, आप कम खर्चा करोगे। कह रहा है इंडिया का यही डिमांड हमेशा से रहा है। अब इस डिमांड के बारे में कुछ बीच में बताया गया है। कह रहा है जी विच रिक्वायर्स रिचर नेशंस टू बी मोर जनरस फंडर्स ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स। इंडिया की यही डिमांड है कि जिसमें ऐसा रिक्वायर होता है रिचर नेशन से, अमीर देशों से, कि वो और ज़्यादा जनरस हों और ज़्यादा बड़े दिल वाली हों। और कब, फंड करते हुए ग्लोबल कंजर्वेशन के एफर्ट्स को। इंडिया बोलता है कि अमेरिका और यूरोप जो है ज़्यादा पैसे दे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में, हमारे जैसे देश कम पैसा देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। तो ये जो है इंडिया का टैग रहा है। भाई साहब आज के जो सेंटेंसेज हैं गॉड लेवल सेंटेंसेज हैं। मैं तो खुद ही बहुत टाइम बाद पढ़ रहा हूँ ऐसा आर्टिकल, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है, कोशिश कर रहा हूँ जितना समझ पा रहे हो उतना अच्छा है। ऐसा आर्टिकल आपको रोज़ नहीं मिलेगा। इंडिया की वर्ब है, क्या वर्ब है जी, हैज़ आर्ग्यूड। नेशंस की वर्ब है हैव। टैग का मतलब है पाथ, अप्रोच या रास्ता। डिफरिंग मतलब अलग अलग, जो डिफर करते हो एक दूसरे से, डिफरेंट हो। विच की वर्ब है रिक्वायर्स, विच आया है इंडिया की जो है आर्ग्यूमेंट के लिए। इट की वर्ब है इस। डिमांड्स की वर्ब है आर। डेड एंड मतलब विदाउट रिजल्ट। अनलेस, अनटिल और लेस के बाद में नॉट नहीं आएगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है जी वट कैन नॉट बी मेजर्ड एज द एडिस गोज कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एड्रेस्ड। कह रहे जो चीज़ को आप मेजर ही नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ का आप कोई, समझ गए ना, मेजरमेंट नहीं ले सकते हो। जैसा कि एडिस भी गोज करती है। एडिस गोज का मतलब है कहावत चलती है। एडिस का मतलब है कहावत, गोज का मतलब है चलना। कह रहा है जैसा कि कहावत चलती भी है, कह रहे वो चीज़ समझी भी नहीं जा सकती है और उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाला जा सकता है। कहावत यही है, जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते उसका सोल्यूशन निकालना भी मुश्किल होता है। वर्ड की दो वर्ब्स हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एड्रेस्ड, है ना, दोनों तीनों इसकी वर्ब्स हैं। एडिस की वर्ब है गोज। एडिस का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब या ओल्ड सेइंग। कह रहा है जी एलिजाबेथ मुर्मा मरेमा, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ सीबीडी, हैज डिस्क्राइब्ड द नेगोशिएशंस एज वन दैट शुड रिजल्ट इन अ पेरिस मोमेंट फॉर फ्यूचर। कह रहा है जो एलिजाबेथ मुर्मा मरेमा हैं, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं सीबीडी नाम की इस कॉन्फ्रेंस के,
उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने परिभाषित किया है पूरी इस बातचीत को, नेगोशिएशन को, जो सीबीडी में अभी हो रही है मॉन्ट्रियल में, और कैसे एक ऐसी नेगोशिएशन की तरह है जो रिजल्ट होनी चाहिए, जिसका नतीजा निकलना चाहिए एक पेरिस मोमेंट के अंदर, नेचर के लिए, पूरे ही प्रकृति के लिए। अब ये पेरिस मोमेंट क्या होता है? देखो, पेरिस में एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, जिससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकली और आज हम उन पे काम कर रहे हैं। तो पेरिस मोमेंट का मतलब है बहुत ही बड़ी मोमेंट जिससे वास्तव में कुछ एक्शन हो, जैसा कि पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद में नेचर के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो सीबीडी से भी इनकी एग्जीक्यूटिव यही बोल रही है कि ये फिर से नेचर के लिए पेरिस मोमेंट निकलेगी इस सीबीडी नाम की कॉन्फ्रेंस से। मरीना मैडम की वर्ब है हैज़ डिस्क्राइब्ड, दैट की वर्ब है शुड, रिजल्ट, रिजल्ट भी वर्ब है शुड के साथ साथ। अब देखो सेमीकोलन लगा के बताया कुछ और भी, कह रहा है while this was not quite what happened, countries have agreed on preparing concrete road maps by 2024। कह रहे जहां ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जो हुआ है, जो हुआ है ना, what happened, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जो हमने सोचा था, जो मैडम ने बोला था। while this was not quite what happened, फिर भी कंट्रीज अग्री हो गई हैं, मान गई हैं इस चीज़ को लेकर के ऑन, कि वो प्रिपेयर करेंगी हवा हवाई नहीं बल्कि कॉन्क्रीट प्लान्स को, कॉन्क्रीट रोड मैप्स को, कॉन्क्रीट समझ गए ना, जो रियल हो, जो टेंजिबल हो। और कब तक करेंगी? 2024 तक, अगले 2 सालों में। एंड रिचर वंस कमिटिंग 30 बिलियन एनएनएम बाय 2030। और जो रिचर वंस हैं वो हैव अग्री हो गई हैं कमिट करने पे $30 बिलियन को 2030 तक। सेंटेंस थोड़ा सा अजीब बना हुआ लेकिन आसान है। मरेमा की वर्ब है डिस्क्राइब्ड, दैट की वर्ब है शुड, दैट आया है इस वन के लिए, वन आया नेगोशिएशन के लिए, शुड रिजल्ट इसकी वर्ब है, दिस की वर्ब है वॉज, बट की वर्ब है हैवंट, कंट्रीज की वर्ब है हैव अग्रीड ऑन, रिचर वंस की वर्ब है हैव अग्रीड ऑन। दूसरी बार नहीं लिखा गया है हेल्पिंग और मेन वर्ब को क्योंकि सेम थी। आ रही बात समझ में? कंट्रीज हैव अग्रीड ऑन प्रिपेयरिंग एंड द रिचर वंस हैव अग्रीड ऑन कमिटिंग। स्ट्रक्चर बैठ गई दिमाग में ना, तो दूसरी बार रिपीट नहीं किया भाई। एक ही वर्ब जब एक ही सेंटेंस में 2 बार आ रही है तो दूसरी बार इसने उसको मिस कर दिया। कह रहा है जी बट सीइंग टेंजिबल आउटकम्स इज अ लॉन्ग टाइम अवे। कह रहा है फिर भी टेंजिबल आउटकम्स को सी करना, किसी भी अच्छे आउटकम को, मजबूत जो है नतीजे को देखना अभी भी काफ़ी दूर है, इज अ लॉन्ग टाइम अवे। रैप अप करेंगे इस सेशन को। आज एक कॉन्सेप्ट और लिख करके लाया था, अग्री के बाद में ऑन लगाया जाए, टू लगाया जाए, विद लगाया जाए। डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, फटाफट करवा देता हूँ क्योंकि आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। अगर किसी चीज़ पे अग्री कर रहे हो तो अग्री ऑन, अगर किसी काम को करने के लिए अग्री हो रहे हो तो अग्री टू, अगर किसी इंसान या किसी चीज़ के साथ में सहमत हो रहे हो तो अग्री विद। बात आ गई समझ में? जैसे अ फ्यू मिनिस्टर्स फ्रॉम द अपोजिशन सीम टू अग्री ऑन द गवर्नमेंट टू द आइडिया ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। कुछ मिनिस्टर जो थे सरकार के या अपोजिशन के, विपक्ष के, वो दिखाई देते थे कि वो अग्री कर रहे हैं सरकार के साथ, वो सहमत हैं गवर्नमेंट के साथ। तो किसी के साथ सहमत होते हैं तो विद लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है? विद। तो अग्री विद द गवर्नमेंट। और किस पे? इस विचार पे, इस आइडिया पे जो है टैक्स के रिफॉर्म्स का। तो यहाँ पे आइडिया एक नाउन है, नाउन के साथ में ऑन आएगा, अग्री ऑन द आइडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अगर नाउन लगेगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगेगी तो आप लगा देंगे ऑन को। किसी काम को लगाना है इन्फिनेटिव की फॉर्म में तो टू प्लस में वो इन्फिनेटिव लगा देंगे। विद लगाना है तो किसी इंसान के साथ। तो यहाँ वही हुआ है, अग्री टू डेफिनिट टारगेट्स, ये गलत है। यहाँ पे अग्री ऑन डेफिनिट टारगेट्स आना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सही है, अग्री ऑन प्रिपेयरिंग, ऑन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। बहुत कॉन्सेप्ट थे आज के। आज मुझे बहुत सारी वीडियो कट करनी पड़ेगी। मैं चाहता नहीं हूँ कि 35 मिनट से लंबी ना हो, फिर भी देखते हैं, शायद 40 तक चली जाएगी। अब अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बैंक के लेवल का है, एसएससी मेंस लेवल का। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेंशन नहीं की गई है इस पैसेज में, और कैसे? सबसे मुख्य रीजन के तौर पे जो है विलुप्त हो जाने का, एक्सटिंक्शन का, जो है बायोडाइवर्सिटी के एक इशू होने के, कम लेस एजेंसी का। भाई जो विलुप्त होने का जो इशू है उसके कम अर्जेंट होने के पीछे कौन सा रीजन इस आर्टिकल में बताया गया है ना? आपको लगता है कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को हम सीरियसली नहीं लेते, तो ये आपका आंसर बनेगा। अगर इसकी वजह से सीरियसली नहीं लेते हैं तो बी बन जाएगा। देख लो किसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को सीरियस फॉर्म में नहीं लेते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन को? अब क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वहां से चेक कर लेना। दूसरा, तीसरा, चौथा है क्लोज टेस्ट का। यहाँ पे आपसे पूछा है ट्रेस वाली जो है स्ट्रक्चर को, ट्रेस योर या ओ योर ओरिजिन, इसके आगे क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे देख लो सही प्रेपोजिशन। थर्ड में आपसे पूछा है अनलेस अगर लग गया हो तो उसके बाद में किस तरह का वर्ड या किस तरह की वर्ब आती है, तो यहाँ वो लगाएंगे। चौथे में आपसे पूछा है अग्री के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन या किस तरह के इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाएगा, ये अभी आपको करवाया गया है, खुद से करेंगे आप। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, चेक कर लो। पांचवें में आपसे वन वर्ड पूछा है किसी एरिया में रहने वाले प्लांट और हैबिटेशन के लिए वन वर्ड या फ्रेज कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो आपको करवाया था मैंने एफ एंड एफ, याद है ना? एफ एंड एफ, उसको बताएंगे आप। और 6 में आपसे पूछा है सेंटेंस को इंप्रूव करने को
द सिटी होम सेवरल नेशनल लेवल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स। सिटी शरण देती है, सिटी घर है बहुत सारे नेशनल लेवल ट्रैक एंड फील्ड जो है खिलाड़ियों का। तो सही तरीके से इस स्ट्रक्चर को आपको यूज़ करके बताना है, होम वाली को सही करके इसको इंप्रूव करना है। सभी के आंसर क्वेश्चंस के वर्ड इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है, इस लेक्चर के नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी कल की क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।